आया था आपको कल के लेक्चर में जो पढ़ाया था, उम्मीद करता हूँ थोड़ा बहुत आपने रिवाइज किया होगा। अब अपन आगे चलते हैं और कुछ और शानदार सवाल जो हैं वो मैं आपको करवाता हूँ, जो कि एग्जाम में इम्पोर्टेंट आते हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। करें स्टार्ट। चलो भैया, उम्मीद करता हूँ कि जब तक दिवाली तक अपन करेंगे ना सिलेबस, तो काफ़ी अच्छा सिलेबस जो है अपना कवर हो जाएगा, अगर इस स्पीड से, रेगुलरिटी से और इस लेंथ से अपन चलते रहे तो। ठीक है, मतलब सिलेबस जो अपन एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना कि हाँ भाई अपना इतना सिलेबस हो जाना चाहिए, और सबसे आगे जो सिलेबस है आपकी क्लास का है, थर्ड ईयर का, और होना भी चाहिए। सबसे पहले एग्जाम आपकी होती है। देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि सी एक वृत्त मॉडुलस का z-1 इज इक्वल टू 2 हो, तो फलन एफ जेड बराबर z³ माइनस का आयोटा z² माइनस का 5z और प्लस का 2 आयोटा के लिए कोसी समाकलन प्रमेय का सत्यापन करो। के लिए कोसी समाकलन प्रमेय कोसी समाकलन प्रमेय का सत्यापन करो। हाँ भाई, इंग्लिश मीडियम वाले लिखो भैया, इफ सी इज द सर्किल मॉडुलस का z-1 इज इक्वल टू 2, देन वेरीफाई द कोसी इंटीग्रल थ्योरम। कॉसी इंटीग्रल थ्योरम फॉर द फंक्शन, और फंक्शन क्या है भैया, एफ जेड इज इक्वल टू वही आपका z³ माइनस का आयोटा z² माइनस का 5z प्लस का 2 आयोटा। एक बार अपना दिमाग जो है वो घुमाओ। ठीक है, कंप्लीट। वेरी 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 मोस्ट सवाल है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। अब जितने भी सवाल मैं करवा रहा हूँ ना आपको, कल के लेक्चर में हुए थे, आज के लेक्चर में करवा रहा हूँ, और बाकी जो आने वाले 2-4 लेक्चर हैं उनमें जो सवाल करवाऊंगा, 8 नंबर का जो मैटर है आपका कंप्लीट होगा, 8 नंबर का। और 8 नंबर पक्के हो जाएंगे, समझ लो आपका काम हो गया इस यूनिट का। ठीक है, 4 नंबर में आता है। और 2-3 बातें और बताऊंगा हम आज की क्लास में, जो कि बच्चे थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं, मेरे पास कॉल भी कर रहे हैं उस चीज़ के लिए, तो कंफ्यूज मत हो ना, मैं अभी क्लियर कर दूंगा सारे डाउट आपके। ठीक है, फटाफट सवाल को नोट डाउन करो और फिर डन का कमेंट करो। हाँ भाई, लिख लिया, डन है। चलो मैं आगे चलता हूँ, सुनो भैया। 1 मिनट में लोगो हटा रहा हूँ साइड से।
तो आपको ये जो लिख रखा है 2 आयोटा वो भी आपको दिख जाएगा। अब प्यारे बच्चों, मैं क्या कह रहा हूं, अपना दिमाग रखो स्टेबल, ठीक है। कल मेरे पास एक बच्चे का कॉल आता है, वो इतना ज्यादा कंफ्यूज था कि सर, उसने देखो कि मेरे को क्या क्या बोला, और जनरली ये प्रॉब्लम सबके साथ रहती है। उसने कहा कि सर मतलब मुझे बीएससी में पास होना है और मुझे 60 बनानी है, और मैं बुक भी पढ़ रहा हूँ, आपके नोट्स भी पढ़ रहा हूँ, और कोई बुक हो तो बता दो मेरे को, मैं वो भी पढ़ लूँगा। भाई मैं तो ये मानता हूँ कि आप अगर थर्ड ईयर में आ गए और मेच्योर अगर आप हो गए, तो इतना सा तो बेसिक कॉमन सेंस आपके अंदर होना चाहिए ना, कि भैया अगर आपको पास ही होना है, 60 बनानी है, तो बुक और पढ़ने की जरूरत कहाँ पड़ रही है। और कितनी बनाओ आप, 100% बना लो, अपने जो नोट्स हैं वो सफिशिएंट हैं, इनसे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। बात सिंपल सी है। और मैं पहली जो प्रायोरिटी है ना वो दे रहा हूँ बीएससी को। हमें बीएससी के अंदर मार्क्स लेके आने हैं, नंबर लेके आने हैं, ठीक है, और साथ साथ में नॉलेज भी गेन कर रहे हैं। अगर मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी नॉलेज रहती, तो ये मान के चलो कि मैं कितना डीप में जाता उस टॉपिक के, वो आप देखो, वो आईआईटी जैम के लिए और ये नेट की में जब तैयारी करते हो तब आपके लिए डीप में टॉपिक के अंदर जाओगे आप। अब आप बीएससी कर रहे हो, यहाँ पे पहली प्रायोरिटी नंबर लाना है, सेकंड प्रायोरिटी लॉजिक के साथ में कॉन्सेप्ट को सीखना है। अब आप ये कहोगे कि गुरुजी इसके साथ साथ में थोड़ा डीप में भी चलो, मैं तो आईआईटी जैम भी निकालूंगा साथ साथ में, तो वो नहीं हो पाएगा। पहली प्रायोरिटी अपनी बीएससी की है। और बुक की बात है, कोई बुक परचेज मत करना। अगर आपके पैसे ज़्यादा लग रहे हैं जेब में, हाँ भाई ज़्यादा हैं पैसे, मुझे ट्रांसफ़र कर देना, मैं रख लूँगा, ठीक है। बुक परचेज मत करना, और कर ली है तो वापस मत दे के आना, रख लेना उसको। बाकी क्या है कि देखो, जितना ज़्यादा स्टेबल आप रहोगे ना, जैसे सपोज करो, अब कई बच्चे बुक से पढ़ते हैं, कई बच्चे नोट से पढ़ते हैं। तो जैसे बुक में तो बहुत सारे सवाल हैं, आपके माइंड में एक सवाल भी होगा कि सर आपने तो काफ़ी सवाल छोड़ भी दिए, अब वो एग्जाम में आ गए तो, अरे ऐसे तो कुछ भी आ सकता है एग्जाम के अंदर, पेपर तो हमने थोड़ी बनाया है। लेकिन आप अगर स्टेबल रहोगे, जो मैटर मैंने आपको दे दिया उस मैटर को आप बार बार रिवीजन करो। किसी नए मैटर को पढ़ने से बजाय आप किसी पुराने मैटर को जो आपने पढ़ रखा है उसको बार बार रिवीजन करोगे, 2 3 4 बार, तो आपको इतना तो एक्सपीरियंस हो ही जाएगा कि उसका जैसा सवाल अगर आएगा एग्जाम के अंदर आप डेफिनेटली करके आ सकते हो। तो ये देखो, कॉमन सेंस वाली बात आपके अंदर होनी चाहिए। अब बच्चे ये नॉर्मल सवाल पूछते हैं और आप थर्ड ईयर में आ गए, अब बताओ मैं क्या आंसर दूं उनको। 5वीं क्लास का बच्चा होता है ना, वो होता है इतना कंफ्यूज, और वो पूछता है कि मैं, मेरी बोर्ड है, मैं क्या करूँ, वो है वो है। तो वो देखो नॉर्मल सी बातें हैं, ठीक है। चलो भाई, अब प्यारे बच्चों, सवाल को पढ़ने का सिंपल तरीका क्या होता है, जो लॉजिक आपने सीखे हैं वही काम आएंगे, सवाल को ध्यान से पढ़ो। प्यारे बच्चों, क्या दिया गया है, क्या गिवन है, कोई बता सकता है। आपको दे रखा है कि एक वृत्त है, एक सर्किल है, और सर्किल का इक्वेशन आपको, या फिर जो लेंथ दे रखी है आपकी z-1 = 2 दे रखी है। अब आपको पता है कि अगर मैं यहाँ से मॉडुलस हटाऊंगा, तो एक भाई साहब हैं जिनका नाम है e⁻⁴ वो निकल के आएंगे, और ये तो मैंने काफ़ी बार आपको बता भी दिया। और जेड बराबर अगर मैं यहाँ पे मान निकालना चाहूँगा तो क्या आ जाएगा, देखो 2 डॉट में और प्लस का जो 1 है, ये आपके पास जेड का मान निकल के आता है। बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक है, नहीं होगी। इतना मैंने चुपचाप कर लिया, मुझे पता था, मैंने कर लिया। इसके अलावा ये भी गिवन दे रखा है आपको, इसके अलावा भी आपको देखो बहुत कुछ दे रखा है अभी भी। आप अगर ध्यान से देखो तो आपको एफ जेड का जो मान है वो भी अभी गिवन है, और वो क्या है देखो, z³ हमारे पास माइनस का आयोटा जेड स्क्वायर और माइनस का 5z प्लस का 2 अब अपनी अंतर आत्मा से आप ये पूछो कि जो अपन को प्रूफ करना है या फिर फाइंड करना है या ज्ञात करना है या प्रूफ कर दो, प्रूफ करना है कि इसके अंदर कोसी इंटीग्रल थ्योरम, कोसी समाकलन प्रमेय। और एक बात मैं और बोलना चाहूंगा, सारी बातें मैं एकदम क्लियर कर दूं कि देखो, लैंग्वेज की बात ऐसी है, कई बच्चे मेरे से बोलते हैं कि सर मैं थ्योरी लिखूं नहीं लिखूं एग्जाम के अंदर, मैं केवल क्वेश्चन करके आ गया तो क्या होगा, मैं थ्योरी लिख के आ गया तो क्या होगा। देखो, अगर आप कोई काम सिस्टमेटिक तरीके से करते हो, जैसे मैं कर रहा हूं, गिवन है,
फिर आपको फाइंड क्या करना, प्रूफ क्या करना है, फिर आपने यहाँ पे लिखा सॉल्यूशन आंसर लिखा। तो वो हो गया एक सिस्टमेटिक वे, जिसमें अगर कोई बंदा देखेगा ना आपकी कॉपी, कोई भी एग्जामिनर मान लो आप, वो आपकी कॉपी देखकर खुश हो जाएगा। वो बोलेगा यार वास्तव में बंदे ने जो काम किया है एकदम सिस्टमेटिक तरीके से काम किया है। अब आप मान लो सपोज करो आपने डायरेक्ट आंसर लिख दिया, सॉल्यूशन ऐसे वैसे फटाफट, अगर वो इच्छा होगी उसकी तो 4 में से 4 दे देगा आपको, नहीं तो वो आपके 2 नंबर या 1 नंबर काट लेगा। ठीक है, और कभी कभार नहीं भी काटता। तो ये वाली बातें हैं, तो छोटी छोटी बातें हैं, इन पे थोड़ा गौर करना। फिर अपन यहाँ पे करते हैं सॉल्यूशन। अब देखो, आपको पता है फाइंड प्रूफ कोशी समाकलन प्रमेय करनी है, तो कोशी समाकलन प्रमेय क्या होती है, इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड बराबर क्या होता है 0, ये आपको लेके आना है। अब ये आपको पता होगा तो आप डायरेक्टली काम कर सकते हो। अब क्या करना है मुझे, देखो लेट माना कि आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन सी एफ जेड और डी जेड। अब प्यारे बच्चों एक काम करो, यहां पर देखो मुझे ध्यान देना, ये जेड का मान मेरे पास आ गया, यहां से भी आप डी जेड का मान निकाल सकते हो, लेकिन नहीं निकालना। क्यों, जेड बराबर क्या होता है एक्स प्लस का आयोटा वाई, डी जेड का मान क्या होता है डेल्टा एक्स प्लस में आयोटा डेल्टा वाई। ठीक है, तो समय का नंबर आप इसको 1 देना, इसको समय का नंबर 2 दे देना। ठीक है, और समय का नंबर 3 तो रहने दो। आई बराबर आपके पास इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड मेरे पास में है, तो प्यारे बच्चों एफ जेड का समय का नंबर 3 इसको दो ना, क्या दिक्कत है, ये रहा। अब आप 1 2 3 से ध्यान से देखोगे, आपके पास में एफ जेड का मान भी है और आपके पास डी जेड का मान भी है। मान को फटाफट से पुट करोगे तो देखो क्या आएगा, इंटीग्रेशन हमारे पास, अब देखो यहां पे मैंने क्या लगा रखा है, सी लगा रखा है। अब इतना तो कॉमन सेंस आपके अंदर होना चाहिए कि जो आपका सर्किल होगा, जो आपका वृत्त होता है, उसके अंदर कौन सी चीज वेरी करती है, वो तो आपको पता होगा ना, थीटा। और थीटा कहां से कहां तक होता है, इज इक्वल टू मैं लिखूं 0 से लेकर 2 पाई। तो आप लिमिट भी देखो बिना सोचे समझे आराम से लगा सकते हो इंटीग्रेशन की। क्यों, क्योंकि सर्किल के अंदर जो आपकी लिमिट आएगी 0 से लेकर कहां तक आएगी, 2 पाई तक आएगी। ठीक है, उसके बाद देखो मैंने क्या किया, चुपचाप मैंने एफ जेड का मान यहां पे रखा, कितना है आपका जेड क्यूब माइनस का आपका आयोटा जेड स्क्वायर और माइनस का आपका 5 जेड और प्लस का 2 आयोटा, और मल्टीप्लाई में जो डी जेड है उसका समीकरण नंबर 3 से मैंने मान रख दिया डी एक्स प्लस में आयोटा डी वाई और ब्रैकेट को बंद कर दिया। लेकिन आपको पता है और मुझे भी पता है, आप खुद कंफ्यूज होंगे कि सर फिर आपने जेड का जो मान है 2 डॉट में ई की पावर आर थीटा, ये क्यों निकाला है, ये आपने क्यों निकाला है भैया, सिंपल सी बात है, इसलिए निकाला, आपको यहाँ पे मान रखना पड़ेगा। देखो पुट दी वैल्यू, आपने सिंपल देखो इंटीग्रेशन आई बराबर मेरे पास है सी एफ जेड डी जेड बराबर, ध्यान से देखना, वही आपका इंटीग्रेशन 0 से लेकर 2 पाई आपका है, सही है। उसके बाद देखो जेड क्यूब मेरे पास में है, तो जेड वहां पर है, क्या है भैया देखो 1 प्लस का 2 ई की पावर आयोटा थीटा का क्यूब, बिल्कुल सही हूं मैं, एकदम सही बात है। उसके बाद हमारे पास में क्या है डेल्टा एक्स प्लस में आयोटा डेल्टा वाई है, तो आप चलो इसको बाहर लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद मैं बात करता हूं यहाँ पर माइनस का ये आयोटा आ गया, और फिर आपने जेड का मान रख दिया 1 प्लस में 2 ई की पावर आयोटा थीटा का स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद फिर आपने दिमाग लगाया माइनस का 5, और जेड का मान क्या है वही 1 प्लस का 2 ई की पावर आयोटा थीटा है। फिर उसके बाद आपने देखा कि यार यहाँ पे प्लस का 2 आयोटा और बचा हुआ है, तो प्लस का 2 आयोटा जो है उसको तो ऐसे कैसे लिख दो, क्योंकि हम यहाँ पे जेड का मान पुट कर रहे हैं ना कि आयोटा का मान पुट कर रहे हैं। तो ब्रैकेट जो है इसको अच्छा बना लो, और बाहर इधर मल्टीप्लीकेशन में इधर बाहर देखो आप, बाहर की तरफ भी आपको मल्टीप्लीकेशन क्या लगाना पड़ेगा, डेल्टा एक्स प्लस में आयोटा डेल्टा वाई लगाना पड़ेगा। तो यहां तक आप उतार लो। अब सबसे बड़ी बात क्या आती है बच्चों के मन में, देखो सवाल को पीछे कितना सोल्व किया कि नहीं किया, बच्चों के मन में क्या आता है कि सर अब इतना तो कर लिया हमने, लेकिन आगे जो इसका इंटीग्रेशन है समाकलन है वो हम कैसे करेंगे। अरे तो भैया पहले पीछे का तो सीख लो, इंटीग्रेशन इसका है मात्र 1 मिनट का। आई बराबर आपको पता है क्या लेके आना है, ये आई तो है आपका,
आई इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड। आपको पता है, सबको पता है कि आई का मान है, मुझे जीरो लेके आना है। अब 100 में से कई बच्चे क्या दिमाग लगाएंगे कि गुरुजी इंटीग्रेशन सोल्व करने की क्या रिक्वायरमेंट है, आई बराबर सीधा जीरो लिख दो, क्योंकि हमें मतलब लेके क्या आना है, आई बराबर जीरो तो लेके आना है। लेकिन ऐसा नहीं होगा, अगर आप ऐसा करते हो तो 4 में से आपको देगा 0 नंबर, क्योंकि यहां तक की जो रामायण मैंने लिखी है ये तो कोई भी लिख सकता है। अब जो आगे इंटीग्रेशन का काम है वही तो है इंपॉर्टेंट, है कि नहीं है? तो यहां तक आप आराम से उतारो, उसके बाद प्रॉपर तरीके से आपका जो इंटीग्रेशन है उसको इधर सोल्व करेंगे, आपको समझाएंगे, ठीक है? और आप दिमाग लगाओ कैसे कर सकते हो इस इंटीग्रेशन को। मतलब आप जैसे करोगे ना उसके उल्टे तरीके से करूंगा इंटीग्रेशन, और 1 मिनट में इसका इंटीग्रेशन आपके सामने होगा। अब आप देखो, आप दिमाग लगाओ कैसे हो सकता है कैसे नहीं हो सकता, ठीक है? देखो तरीके सोल्व करो, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। थोड़ा सा इधर आपको दिख नहीं रहा तो मैं इधर कर देता हूं। पूरा सवाल उतारो, उसके बाद में डन का कमेंट करो, फिर अपन आगे चलते हैं। मतलब शानदार सवाल है, 4 नंबर में बहुत बार ये सवाल पूछा जा चुका है। अब आप देख लो आपकी कैपेसिटी कहाँ तक है, सवाल को कर पाते हो नहीं कर पाते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और देखो अब मेरे हिसाब से ऑडियो वीडियो में कोई समस्या नहीं होगी, नेट की क्वालिटी में भी कोई समस्या नहीं होगी कि गुरुजी नेट हमारा ख़त्म हो गया है वो है, क्योंकि अब जितना पॉसिबल मेरे से हो सकता था वो मैंने कर दिया। 240 के अंदर भी देखोगे ना आप, तो एक बार थोड़ा सेट होने में टाइम लगेगा फोकस, नहीं तो फिर आपका दिमाग उसको आराम से कैच कर सकता है बिल्कुल तरीके से। लिख लिया भैया? आगे चलूँ मैं? वैसे लिखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, फटाफट लिख के डन का कमेंट कर दिया करो। चलो भाई अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है? अब देखो ये वाला पोर्शन जो है अब ये कोई काम का नहीं है, अब पूरा जो काम करूंगा मैं उस पोर्शन के लिए करूंगा, ठीक है? अब सुनना, ये मैं इधर से मिटा रहा हूँ इसको। इस वाले सवाल में आपको सिंपल लॉजिक जो पीछे का है वो तो लग ही रहा है, कोशी समाकलन प्रमेय का ये लॉजिक। बाकी छोटा सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि भाई ये वाला जो स्टेप है या फिर ये स्टेटमेंट है या फिर ये कॉन्सेप्ट है जो काम आ रहा है आपके, उसको आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा ही पड़ेगा। अब देखना लॉजिक क्या लग रहा है, सुनना ध्यान से, पूरे सवाल को ध्यान से देखो एक बार आप। पूरे सवाल को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे आई बराबर एफ जेड डी जेड 1 प्लस का 2 e⁻⁻θ। उसके बाद यहां पर भी वही टर्म, यहां पर भी वही टर्म है, यहां पर भी। यहाँ पे तो आईटा वैसे कांस्टेंट है, यहाँ पे क्या है डी एक्स और आईटा डी वाई। अब आप मुझे बताओ कि अगर कोई फैमिली है
जैसे राजपूतों की फैमिली है, शर्मा फैमिली है, ठीक है, या फिर आप कोई भी सुपरमार्केट में जाओगे तब भी आपको वहां पर एक सेक्शन डिवाइड होगा कि भाई नमकीन यहाँ पे मिलती है, सेम ब्रांड की यहाँ मिलेगी, दूसरे ब्रांड की वहां मिलेगी। पार्ले जी का जो बिस्किट होगा वो पार्ले जी के सेक्शन में मिलेगा आपको। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे सारे फंक्शन जो हैं वो किस में है, ई की पावर थीटा थीटा थीटा। लेकिन आप देखो इंटीग्रेशन जो मैं कर रहा हूं ना, वो मैं किसके रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ, डी एक्स आयोटा डी वाई। कैसे पॉसिबल हो सकता है? मतलब ये तो वही बात हो गई कि आप परचूनी की दुकान पर गए और आपने बोला कि मेरे को एक मोबाइल फोन दे दो। अब वो मोबाइल फोन आपको कैसे देगा बताओ? तो इसीलिए यहां पर जो आपको इंटीग्रेशन जो है ना, आपको किस में चेंज करना पड़ेगा, आयोटा, उसके अंदर, आयोटा के अंदर। अब अगर मैं डायरेक्ट पहले चेंज कर देता तो बच्चे क्या करते, उसको समझ नहीं पाते। अब बच्चे यहां तक पहुंच जाएंगे, फिर यहां तक पहुंचने के बाद उनको समझ आएगा कि यार कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अब देखना, कुछ नहीं है, छोटा सा लॉजिक है। देखो, मॉडुलस का जेड माइनस का 1 बराबर क्या दे रखा था आपको, 2। जैसे आपने मोड उठाया था तो जेड माइनस का 1 बराबर कितना आ गया था, 2 ई की पावर आयोटा थीटा। उसके बाद जेड बराबर क्या आ गया हमारे पास में, 1 प्लस का 2 ई की पावर आयोटा थीटा। अब करना क्या है, आपको जो डी जेड का मान आया था ना उसको थीटा की फॉर्म में निकालना है। अरे 2 मिनट का काम है। देखो, अब यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव कर दोगे आप, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू जेड, सॉरी थीटा, जेड का थीटा के रेस्पेक्ट में करो फटाफट से। तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे ये आ जाएगा डी जेड अपॉन में डी थीटा बराबर, यहाँ पर क्या आएगा, देखो 1 का तो आ गया 0, प्लस में 2 ऐसे कैसे कांस्टेंट रहेगा, डॉट में ई की पावर आयोटा थीटा है। तो देखो ई की पावर एक्स का तो क्या होता है, ई की पावर एक्स ही होता है। उसके बाद हमारे पास थीटा का क्या हो गया, 1 हो गया, और यहाँ पे आयोटा भी आपका आएगा। भाई थीटा का तो कर रहे हैं ना, और ये आपका थीटा का 1 हो गया और आयोटा का आ गया सामने। कुल मिला के बात क्या हुई कि यहाँ पे dz का जो मान निकल के आ गया यहाँ से, वो कितना आ गया, मतलब 2, ठीक है, आयोटा और ई की पावर आयोटा थीटा, ये आपके पास निकल के आ गया। और मल्टीप्लाई में यहाँ पे डी थीटा भी कर लो। तो कुल मिला क्या है कि dz का मान ये आ गया। अब ये मान जो है ना आपको इंटीग्रेशन में पुट करना पड़ेगा। देखो पुट दी वैल्यू करो यहाँ पे। अब यही बातें सीखने की होती हैं, बाकी और तो बाकी सवाल जो है वो तो कोई भी कर सकता है, ठीक है। इंटीग्रेशन जो है आपका वही 0 से लेकर 2 पाई। अब देखो यार पूरा लिखने से कोई मतलब नहीं है, पूरा लिखूंगा मैं इतना बड़ा, इससे बढ़िया तो मैं छोटा सा चेंज वहीं कर दूंगा। तो बस आप वहां पे अगली जो स्टेप लिखोगे ना, उस स्टेप में आप यहां पर क्या कर लेना, मल्टीप्लाई में कर लेना 2 आयोटा और ई की पावर आयोटा थीटा डॉट में डी थीटा। बस ये कर लेना मल्टीप्लाई के अंदर। क्यों किया है, कैसे किया है, ये सब कुछ पता है। अब प्यारे बच्चों मेन बात आती है कि हम यहाँ पे कोशी रीमान समीकरण के लिए हमें तो 0 लेके आना पड़ेगा, आई का मान, आई बराबर इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड जो है वो हमें 0 लेके आना पड़ेगा। अब आओ फटाफट से देखो कैसे करेंगे। यहां पर हम जानते हैं कि ई की पावर जो आयोटा थीटा है वो समाकलन में है कि नहीं है। अब आप देखो इंटीग्रेशन 0 से लेकर 2 पाई, सभी का इंटीग्रेशन हो रहा है, सभी के अंदर देखना एक पावर आपको मतलब कॉमन मिलेगी, ई की पावर आयोटा थीटा, ई की पावर आयोटा थीटा, ठीक है। इसको सही बना लेना, ये कैसे लिख रखा है मैंने, ये ऐसे आएगा ई की पावर आयोटा थीटा, ई की पावर आयोटा थीटा, फिर बाहर भी ई की पावर आयोटा थीटा। मतलब पूरी टर्म के अंदर आपको एक कॉमन टर्म दिखेगी ई की पावर आयोटा थीटा। अब एक काम कर रहा हूं मैं, अगर मैं ई की पावर आयोटा थीटा का इंटीग्रेशन 0 से लेकर 2 पाई में कर दूं तो क्या होता है जरा देखेंगे ध्यान से। किसके रेस्पेक्ट में, थीटा के रेस्पेक्ट में, जैसे मैंने किया। अब आपको ये पता होना चाहिए कि 0 से लेकर 2 पाई तो लिमिट हमने लगा दी, लेकिन ई की पावर आयोटा थीटा की वैल्यू क्या होती है, ध्यान दो भैया, कोस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा। कॉम्प्लेक्स की पहली या दूसरी क्लास में मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखाया था आयलर प्रमेय का, जिसमें हमने ई की पावर आयोटा थीटा का मान क्या लिखवाया था, कोस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा। बताओ याद है कि नहीं है? अब जिसको याद होगा वो समझ जाएगा, जिसको याद नहीं होगा
वो पीछे कॉपी देख लेगा और तो क्या फर्क पड़ेगी उससे। देखो अब उसके बाद इंटीग्रेशन हमारे पास 0 से लेकर 2 पाई। अब क्या करना है, अब इसका इंटीग्रेशन कर दो सीधा। अब यहां पर लिमिट लगाने से क्या मतलब है, सीधा इंटीग्रेशन कर दो। कोस थीटा का क्या होगा, कोस का होगा हमारे पास में साइन थीटा, ठीक है। प्लस हमारे पास में क्या होगा यहाँ पे, आयोटा है, आयोटा तो ऐसे कैसे रहने दो, और बीच में आ जाएगा हमारे पास माइनस, और साइन थीटा क्या हो जाएगा, आयोटा कोस थीटा। अब कई बच्चे कंफ्यूज हैं, कई बच्चे क्या बोल रहे हैं कि गुरुजी आपने गलत लिख दिया, कोस थीटा का होगा माइनस का साइन थीटा, और साइन थीटा का होगा कोस थीटा। अरे आप यहाँ पे समाकलन कर रहे हो, आप यहाँ पे कर रहे हो इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में कोस का होता है साइन, और साइन का होता है माइनस का कोस थीटा, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, कुछ नहीं करना आपको, सिंपल आपको यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, करो फटाफट। देखो जैसे मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट करी, तो यहाँ पे देखो साइन हमारे पास में 2 पाई, फिर आप करोगे माइनस, हमारे पास कितना आ जाएगा, ये माइनस माइनस है, और ये माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, आयोटा कोस 2 पाई, ठीक है। उसके बाद ये मैंने 2 पाई मान रख दिया, अरे अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट तो कर रहा हूं मैं, ठीक है। उसके बाद बीच में लगाऊंगा माइनस का चिन्ह, फिर ब्रैकेट बंद करूंगा, फिर रखूंगा यहाँ पे साइन 0, फिर लगाऊंगा माइनस, और फिर यहाँ पे रखूंगा मैं आयोटा कोस 0, ठीक है। अब आप ध्यान से देखना, साइन पाई का मान क्या होता है, साइन 2 पाई किसी की वैल्यू ले लो 0 होती है। उसके बाद cos 2 पाई इनकी वैल्यू होती है हमारे पास में 1, तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, आयोटा। उसके बाद में यहाँ पे साइन 0 हमारे पास 0 हो जाएगा, और यहाँ पर ये माइनस माइनस cos 0 क्या होता है, 1 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे ध्यान देना cos 2 पाई का मान माइनस का आयोटा होगा। कुल मिला के बात क्या है, आयोटा से ये आयोटा कैंसिल। कुल मिला के बात क्या थी कि जो हमारे पास में इंटीग्रेशन 0 से लेकर 2 पाई ई की पावर आयोटा थीटा डॉट में डी थीटा, इसका जो मान है कंप्लीट हमें 0 लेके आना था। क्यों लेके आना था, क्योंकि आपको बता दूं कि जैसे ही आप इसका मान ई की पावर आयोटा थीटा का मान जो है आप 0 लेके आ जाते हो, 0 से लेकर 2 पाई इंटरवल में, इधर आओ सारे बच्चे, ई की पावर आयोटा थीटा डॉट में क्या डी थीटा, ये पूरी जो वैल्यू है इस पूरे से मल्टीप्लाई हो रही है। अगर इसकी वैल्यू हमने 0 लेके आ गए हैं तो आई का मान कितना हो गया बताओ, 0 हो गया। मतलब इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड है हमारे पास 0 आ गया। और सी नहीं लिखो तो 0 से लेकर 2 पाई लिख दो, और ये आपका आंसर हो गया है। बताओ अब कोई समस्या है आपके मन में तो बता सकते हो, बिल्कुल आराम से। एक एक चीज को मैंने समझाया है प्रॉपर तरीके से। अब वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस प्रकार चीजों को हैंडल करते हो। हाँ भाई, संजू, शिवानी, प्रियंका, दिशांत, दीक्षांत, सभी बच्चे कमेंट करेंगे, आराम से पूछेंगे भैया।
हाँ भाई, तो सवाल उतार लिया आपने आराम से। कोई समस्या आती है आपको, बढ़िया बता सकते हो, कोई समस्या है? और सवाल में कहीं कोई मिस्टेक है, चेक कर सकते हो आप, अगर लगती है आपको तो सही भी कर सकते हो। किसने लिखा है नहीं अभी तक? और इस सवाल को अगर आप करते हो ना, तो बीच में आपको एक छोटी सी बात और लिखनी पड़ेगी। अब वो बात क्या है, तो बताऊंगा आपको, इसको पूरा लिख लो आराम से अभी। जैसे ये आपने आंसर लिखा है ना, आई बराबर 0 से लेकर 2 पाई एफ जा डी जेड बराबर 0, इससे ऊपर एक आपको छोटी सी स्टेप लिखनी पड़ेगी। अब वो क्या है, वो मैं बताता हूँ आपको, 1 मिनट रुको। हाँ भाई, ठीक है, इसको मिटा रहा हूँ मैं। अब सुनो, देखो, यहां पर इस वाले पोर्शन को मिटाता हूं, देखो। और ये जो आपने आंसर लिखा है लास्ट में, आई बराबर एफ जेड डी जेड, इससे पहले आपको छोटी सी वैल्यू लिखनी पड़ेगी। देखो क्या है, सपोज करो ये सवाल आपका है, इस सवाल के अंदर ई की पावर आयोटा थीटा है, ठीक है। अब अगर इन द सेंस से कभी सवाल के अंदर ई की पावर 2 आयोटा थीटा आ जाए, मान लो ई की पावर 3 आयोटा थीटा आ जाए, तो ऐसे 1 2 3 4 5 कुछ भी मान आ जाए, कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर इंटीग्रेशन 0 से लेकर 2 पाई और e की पावर के आयोटा थीटा डी थीटा अगर आ जाएगा, तो उसका जो मान है वो भी आपका क्या रहने वाला है, यहाँ पे 0 रहने वाला है, ठीक है। और यहाँ पर k जो है, ये बिलोंग करेगा कहाँ पर, नेचुरल नंबर के अंदर। अब नेचुरल नंबर वही आपके प्राकृत संख्याएं, 1 2 3 4 5 6 7 0 तो आएगा नहीं, नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगा। तो कुल मिला के बात यह है कि अगर आप ये लिख दोगे तो के का मान यहाँ पर कुछ भी रख सकते हो। अब यहाँ पे 1 2 3 4 कुछ भी आएगा, 0 ही वैल्यू आपको मिलने वाली है। तो ये आई जो आपने लिखा है ना, आप अभी तो नीचे लिख लो, लेकिन एग्जाम में आपको लिख के आना है इसके थोड़ा सा ऊपर, मतलब ये वाली लाइन जो है आप लिखे आना, वहां पे बेनिफिट रहेगा, ठीक है। और एक छोटी सी मिस्टेक है यहाँ पर भी है, अगर आप थोड़ा ध्यान दो। देखो, यहां पर हमने जब वैल्यू को पुट करा तो देखो साइन 2 पाई और बीच में माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस का कोस 2 पाई आएगा, उसके बाद ये माइनस बीच में, उसके बाद क्या आएगा, साइन अपने पास, और ये माइनस का ये, ठीक है। तो अब यहाँ पे सही कर लो, और यहाँ पे पहले माइनस लगा हुआ है वैसे तो, क्योंकि मुझे तो सवाल वैसे याद था, तो ये आपका कट के 0 हो गया, ठीक है। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं, इनको आप खुद भी सही कर लिया करो वैसे तो, बाकी अगर मुझे पता चल जाएगा तो मैं कर दूंगा सही। अब फटाफट इसको लिखो यहां तक, और फिर अपन आगे चलते हैं, फिर एक और सवाल करते हैं शानदार। अब एक सवाल दूंगा मैं आपको करने के लिए, ठीक है, मैं खुद नहीं करूंगा, क्योंकि वैसा सवाल मैंने करवा दिया है आपको। वैसे तो आपको आंसर मिल जाएगा उसका, लेकिन मैं पूरा सोल्व नहीं करने वाला हूं। कल मैंने एक सवाल करवा दिया था आपको, लेकिन उसका डायग्राम जो है ना, मैं आपको अल्टीमेट तरीके से बता दूंगा। इसको मैं मिटा रहा हूं अच्छी तरीके से। देखो देखो, दिवाली तक के अगर अपन अच्छी मेहनत करेंगे ना, बात ऐसी है, दिवाली तक अच्छी मेहनत करेंगे तो दिवाली अच्छे तरीके से एंजॉय कर पाएंगे। और एक बार अपनी ये मान लो कि दूसरी और तीसरी अपने मिक्स में चलेगी यूनिट, जहां तक है 90.99% तो ये है कि दूसरी और तीसरी तो डेफिनेटली खत्म हो जाएंगी और फोर्थ को चालू कर देंगे, ठीक है। कोशिश ये करेंगे कि अपन फोर्थ और फिफ्थ को भी टच कर लें, मैक्सिमम अपने प्रयास ये रहेगा। और पहले फिक्स है अपना तो कि 10 दिन की छुट्टी लगभग अपनी आएगी, 20 या 21 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक, आराम से बढ़िया मस्त मौज करो। मेहनत अपन पहले कर रहे हैं ना,
कोई भी देखना क्लास आपके 1.5 घंटे की नहीं लगाएगा। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि स्टार्टिंग में सब आराम से मौज करते हैं, फिर बाद में जब सिलेबस में ऐसा लगता है ना कि यार सिलेबस बहुत लेट चल रहा है, फिर संडे को एक्स्ट्रा क्लास लगाएंगे। अपन संडे की छुट्टी भी रखेंगे आराम से, और 1.5 घंटे क्लास रेगुलर लेंगे, अपना सिलेबस टाइम पे भी होगा, मज़ा भी आएगा। अब जो बच्चा देखो, सिंपल सी बात बताता हूँ आपको, लॉजिक वाली, जो बच्चे लाइव लेते हैं ना, उन बच्चों को लगता है कि क्लास 1.5 घंटे की है, लेकिन जो रिकॉर्डेड देखते हैं वो तो वैसे मेरे को 2x में 1.5x में भगाएंगे, तो वो तो उनके लिए तो वैसे भी क्लास आधे घंटे की 45 मिनट की हो जाती है। तो उनको तो फर्क पड़ता नहीं है कि आप क्लास 1.5 घंटे की लो, चाहे 1 घंटे की लो, चाहे आधे घंटे की लो। मेन बात है कि समझ में आना चाहिए टॉपिक, भाई क्लास कितनी भी लंबी हो, बच्चे को दिक्कत नहीं है क्लास लंबी से, बच्चों को यह है कि क्लास रेगुलर आनी चाहिए और टॉपिक हमारा क्लियर होना चाहिए, बस ये होनी चाहिए बात। बाकी नंबर अगर फुल आउट ऑफ फुल लेके आने हैं अपन को, तो प्रॉपर मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब देखना सारे लॉजिक में जो लिखवा रहा हूँ बोर्ड पे, उनमें मुझे लगता है कहीं ना कहीं दिक्कत तो होगी। ऐसा तो है नहीं कि पहली बार में आपको सब कुछ समझ में आ गया। अब आप खुद से अपने आप सवाल पूछोगे, तभी तो सवाल कर पाओगे ना, अपोजिट सवाल। अब पूछोगे नहीं तो कहाँ से आए? चलो भैया, तो अब यहां पर अपना जो नेक्स्ट सवाल है वो आपके सामने है भैया, दिल थाम कर बैठिए भैया, एग्जाम्पल आपके सामने है नेक्स्ट वाला। और ये सवाल भी इतनी बार आया हुआ है, आप सोच नहीं सकते, वेरी वेरी मोस्ट सवाल है। अब कितने सवाल मोस्ट लगा दिए, ये मान के चलो कि इनमें से एक सवाल 4 नंबर का तो फिक्स हो चुका है। अगर मैं इंडिकेट करूं, एक सवाल तो फिक्स है, अब वो कौन सा है वो आप देख लेना, एफ जेड बराबर। दूसरी जो यूनिट है ना, इतनी सिंपल है, आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है इसके अंदर। लेकिन वही बात है, दो चार बच्चे मेरे से कहते हैं गुरुजी ये तो हमें समझ में नहीं आ रही है। तो दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको समझ में नहीं आए। अंग्रेजों ने तो भाई संस्कृत में जो अपनी रामायण लिखी हुई है, महाभारत, उनको इंग्लिश में ट्रांसफर कर दिया संस्कृत से। तो फिर तो छोटी सी बात है यार, सवाल को पढ़ो लिखो। फलन एफ जेड 5 sin 2z के लिए कोसी समाकलन प्रमेय का सत्यापन कीजिए, सत्यापन कीजिए। अब तरीके से सुन लेना, मैं पहले कह रहा हूं, सत्यापन कीजिए। यदि C एक वर्ग है, मैं नहीं करूंगा इसका सॉल्यूशन, आप ही करोगे, और आपको ही करना पड़ेगा, और एग्जाम में आता भी है सवाल, अब आप देख लो। और जिसके शीर्ष जो हैं, उसके जो कोने हैं वो दे रखे हैं आपको 1 प्लस का प्लस माइनस का आयोटा, कोमा माइनस का 1 प्लस माइनस का आयोटा। अब आप कहोगे गुरुजी ये सवाल तो देखा देखा लग रहा है, कल भी हमने ऐसा सवाल करा था, बिल्कुल ऐसा का ऐसा डिट्टो सवाल आपने कल करा था, इसलिए तो बोल रहा हूं आपने कर रखा है। वेरीफाई कोशी इंटीग्रल थ्योरम। इंटीग्रल थ्योरम फॉर द फंक्शन, फॉर द फंक्शन एफ जेड बराबर 5 sin 2z। ठीक है, 5 sin 2z इफ C is the square with vertex, वर्टेक्स क्या है आपके, 1 प्लस माइनस का आयोटा, कोमा माइनस का 1 और प्लस माइनस का आयोटा। हाँ भाई, अब सही है ना? सवाल को लिखो, देखो परखो कैसा सवाल है, कुछ समझ में आ रहा है सवाल के अंदर, नहीं आ रहा, कोई समस्या है बताओ, समाधान के लिए हम बैठे हैं। इस सवाल में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो क्या है वो आपको पता है?
सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। वो है इसकी लिमिट। अगर इसकी लिमिट को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा ना, उसके बाद में इंटीग्रेशन तो इसका इतना कचरा इंटीग्रेशन है, आप ये कहोगे गुरुजी हम खुद इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे और हम खुद इसका आंसर निकाल लेंगे। हाँ भाई, तो करें स्टार्ट। सवाल तो उतार लिया होगा वैसे, कोई बड़ी बात नहीं है सवाल को उतारना। अब मेरी बात को सुनना, आंसर कर रहा हूं मैं इसका ना। कितना आराम से इस सवाल को मैं समझा दूंगा आप सोच भी नहीं सकते। जो दिया गया है, जो गिवन है, उसको लिखो पहले तो। क्या गिवन है भैया? एफ जेड बराबर आपको यहां पे दे रखा है 5 और साइन 2z आपको दे रखा है। और बाकी की जो रामायण आप जानते ही हो कि z बराबर ये x प्लस का आयोटा y होगा। ठीक है, d ये मॉडुलस का जो सॉरी डी जेड बराबर क्या होगा, डी एक्स प्लस में आयोटा डेल्टा y होगा। ये सारी रामायण आप जानते हो। ठीक है, रामायण तो मैन यहां पर आती है कि ये आपको जो वर्ग दे रखा है ना, ये जो आपको स्क्वायर दे रखा है, इस स्क्वायर के जो कोने दे रखे हैं ना, इन वर्टेक्स की सहायता से आपको निकालना है लिमिट, फॉर्मूला निकालना है, पाथ निकालना है आपको। अब इसमें देखो सवाल में तो कुछ नहीं बोला गया कि आपको जो कोशी समाकलन पर में है, मतलब वही है कि एफ जेड बराबर, यानी कि कहने का मतलब है आई बराबर इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड बराबर, ये आपको मतलब किसके लेके आना है, जीरो के बराबर लेके आना है। तो आप इसको नहीं लिखो तो यही बेहतर है, बाकी आप यहाँ पे लिख लो। ठीक है, यहाँ पर लिख लो कि फाइंड जो करना है अपन को, ज्ञात जो करना है इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड जो है वो आपको जीरो लेके आना है, क्योंकि यही आपकी कोशी समाकलन प्रमेय कहती है। अब इतना तो समझ में आ गया। लास्ट सवाल अपन ने करा था, ऐसा सवाल किया था, उसके अंदर अपने सबसे पहला क्या काम किया, सबसे पहले हमने डायग्राम बनाया और डायग्राम बनाने के बाद हमने उसके पाथ, उसके जो रास्ता था उसको समझा और हमने लिमिट का मान निकाला। अब कैसे निकालेंगे, देखो तरीके सुनना। ये आपका x और y एक्सिस, ये x है, ये आपका x डैश, ये आपका y है और ये आपका y डैश। अब सुनना, उसने क्या कहा कि एक स्क्वायर है, एक वर्ग है। तो हमने भी देखो एक वर्ग बनाने की कोशिश करी है, शायद ये वर्ग ही लग रहा होगा आपको, रेक्टेंगल आयत तो नहीं लग रहा होगा। अब सुनो क्या कहा उसने, देखो वन प्लस माइनस का आयोटा, माइनस का वन और प्लस माइनस का आयोटा। ठीक है, यहाँ पे दो वैल्यू है, यहाँ पर भी दो वैल्यू छुपी हुई है, आपको पता है। अगर मैं बात करता हूं वन प्लस माइनस का आयोटा, अब देखो कंपेयर करके देख लेना आराम से, अगर आपको लगता है कि जेड बराबर क्या होता है एक्स प्लस का आयोटा वाई, इससे कंपेयर करोगे आप, एक्स बराबर आपको वन, वाई बराबर वन, और दूसरी बार एक्स बराबर वन और वाई बराबर माइनस का वन, ये वैल्यू मिलेगी यहां से। तो ये बिल्कुल एकदम कोई दिक्कत नहीं है ना। आप सुन लेना, आप मुझे बताओ एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव कहाँ पे होते हैं, आपको पता है पहला जो कोऑर्डिनेट होगा आपका उसके अंदर एक्स भी पॉजिटिव होगा, वाई भी पॉजिटिव होगा, तो एक्स का मान भी वन है और वाई का मान भी यहाँ पर हमारे पास वन है। ऐसा कोऑर्डिनेट बताओ जहां पे एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है, आपका ये रहा फोर्थ कोऑर्डिनेट, जिसमें आपका एक्स तो रहेगा पॉजिटिव, मतलब ये हमारे पास रहेगा वन कोमा माइनस का वन। ठीक है, फिर आते हैं सेकंड वाले पे, माइनस का वन प्लस का आयोटा, तो ये वाला पॉइंट हो गया आपका, ये वाला माइनस का वन और ये वन। फिर आपके दोनों नेगेटिव जो होंगे, थर्ड कोऑर्डिनेट जो आपका होगा उसमें आपके तीनों नेगेटिव हो जाएंगे। तो पहली बात तो मैं उन बच्चों से बोलना चाहूंगा जिन बच्चों को कल का जो क्वेश्चन था वो समझ में नहीं आया था,
प्यारे बच्चों कुछ नहीं करा हमने, सिंपल जो वैल्यू दे रखी है, आपके जो कोने वर्टेक्स जो दे रखे हैं उनकी सहायता से हमने इनको लिख दिया पर्सनली। कैसे लिखा? कंपेयर करा दो जेड बराबर एक्स प्लस का आयोटा में, एक्स वाई का मान क्या है लिख दो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से। ठीक है, अब सुनो, इतना लिखने के बाद इसको मैं यहां से मिटा देता हूं। ठीक है, अब इतना लिखने के बाद या फिर आप एक काम करो, इसको भी मिटा देता हूं मैं, है ना, क्योंकि फिर वो जो पाथ लिखने का जो एक स्पेस है ना वो अच्छा मिल जाएगा अपन को। बाकी ये तो फालतू की चीजें हैं, ये तो आप जानते हो वैसे भी। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं जो अब लिखने जा रहा हूं। अब यहां पर बात ऐसी है कि आपको पर्सनल नाम देने पड़ेंगे। सब सपोज करो ये हमारे पास में ए है, ये हमारे पास बी है, ये हमारे पास सी है, और ये मेरे पास में क्या है, डी है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ए बी, बी सी, सी डी और डी ए, इन सभी पाथ के लिए मुझे इंटीग्रेशन की लिमिट को फाइंड करना पड़ेगा। प्यारे बच्चों सारे यहां पर आएंगे। अब सबसे पहला जो मैंने पाथ लिया है वो कौन सा है, वो है ए से बी का रास्ता। ए से बी का जो रास्ता रहेगा उसके अंदर हमारी लिमिट क्या है, अगर सारे बच्चे चेक करें तो यहां पर देखो x जो है ना 1 से लेकर 1 है, मतलब x में तो कोई बदलाव हो ही नहीं रहा है। कहने का मतलब x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1 है। लेकिन y में बदलाव हो रहा है, y कहां से कहां तक जा रहा है, -1 से +1, देख लो आप। बताओ भाई, कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी मेरे हिसाब से। उसके बाद ये बातें हो गई। ठीक है, उसके अलावा यहां पर अगर मैं डेल्टा x बराबर 0, कल मेरे पास एक बच्चे ने कॉल करा, वो मेरे से बार बार ये पूछ रहा कि सर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये जो डेल्टा x बराबर 0 ये कैसे आ गया, मतलब मैं तो समझ ही नहीं पा रहा। अरे यार एक बात बताओ, मैं सिंपल से एक बात पूछता हूं, डेल्टा x का मतलब क्या होता है, x में परिवर्तन, चेंज इन x। अब एक बात बताओ, यहां वैल्यू x की 1 है, यहां पर भी 1 है, मतलब x में कोई परिवर्तन हुआ नहीं हुआ ना, x में कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ। जब x में परिवर्तन नहीं हुआ तो डेल्टा x का मान तो 0 होगा ही होगा, जबकि यहां पर जो डेल्टा y है उसका मान 0 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि y की वैल्यू -1 से +1 हो गई, तो चेंज हो गया मान। ठीक है, तो ये वाली बातें हैं। अब इसको लिखो नहीं लिखो बात बराबर है। पाथ नंबर आपका सेकंड है, कौन सा है, बी से लेकर सी, ये आपका पाथ नंबर सेकंड। अब इसके अंदर क्या करना, देखो आपका x की जो वैल्यू है वो चेंज हो रही है, कहां से कहां तक है, 1 से लेकर -1 तक है, और y की वैल्यू सेम रहेगी 1, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। बाकी आपको पता है अगर y की वैल्यू सेम रह रही है तो dy का मान यहाँ पे 0 आएगा। तीसरा आपका जो पाथ निकल के आएगा वो कौन सा है, वो है आपका c से लेकर d। अब c से लेकर d में क्या करेंगे, देखो वही बात है, -1 है, -1 है, मतलब x में कोई परिवर्तन नहीं है, x बराबर तो क्या है, -1 है। उसके बाद हम y बराबर चेक करते हैं, तो y बराबर मेरे पास कहां से कहां तक है, 1 से लेकर -1 तक है। ठीक है, 1 से लेकर -1 तक है। उसके बाद हमारे पास देखो x में परिवर्तन नहीं है, तो डेल्टा x बराबर आपका 0 आ जाएगा। उसके बाद अपना अगला जो पाथ निकल के आएगा फोर्थ वाला, वो पाथ क्या निकल के आएगा, देखो ये आपका डी से लेकर ए। इसके अंदर मैं बात करता हूं तो आप देखो -1 है, +1 है, मतलब x में परिवर्तन हो रहा है, -1 से लेकर +1 तक जा रहा है, जबकि y में कोई परिवर्तन नहीं है, y का जो मान है वो फिक्स है, -1, उधर भी -1, और इधर आप लिख सकते हो कि डेल्टा y है वो भी आपका 0 होगा। अब एक बात बताओ, मैंने कंप्लीट जो इसका पाथ है उसकी लिमिट मैंने सब फाइंड कर ली है। अब करना क्या है, कुछ भी नहीं करना, जो आपका इंटीग्रेशन है, ठीक है, जिसको आप आई मान रहे हो, आई मान लो इसको, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए बी सी डी ए और एफ जेड डी जेड जो हमारे पास में है, इसको टुकड़ों में तोड़ो आप आराम से। और आपको पता है एफ जेड का मान भी क्या दे रखा है, सवाल के अंदर दे रखा है 5 sin जेड 2z, ये आपको दे रखा है। ठीक है, और जेड बराबर क्या है, एक्स प्लस का आयोटा वाई।
तो देखो, समीकरण नंबर 1 इसको नाम दो, समीकरण नंबर 2 इसको नाम दो, समीकरण नंबर 3 इसको नाम दो, ठीक है। फिर यहां पर इसको 4 दे दो, इसको 4 मत दो, ये तो ऐसे ही पाथ निकाल लो आप। तो आप खुद देखो, एफ जेड का मान सवाल में दे रखा है, जेड का मान सवाल में दे रखा है, डीजेड का मान सवाल में दे रखा है, सबका मान यहां पे रखना है और इस वाले मार्ग को, इस वाले पाथ को टुकड़ों में तोड़ना है। जैसे यहां से यहां चले, यहां से यहां तक चले। अब सारी बातें समझ में आ गई आपको, मुझे पता है। और पिछला वाला सवाल जो मैंने करवाया था, आगे का काम सेम डिट्टो रहेगा और लास्ट फाइनल आंसर आपको लेके आना है आई बराबर 0। कुल मिला के कट कटा के आपको 0 लेके आना है। अब कैसे आएगा वो आपकी टेंशन है, ठीक है। मेरा काम था इसकी लिमिट को समझाना कि लिमिट मैं कैसे बना रहा हूं, और लिमिट मैंने बना दी है। और सीक्वेंस ध्यान रखना, एग्जाम में जरूर शो करके आना कि हम कहां से कहां चल रहे हैं। क्योंकि अगर आप सपोज करो इधर से इधर आओगे ना, तो वहां पर आपका जो माइनस है वो प्लस, उसमें दिक्कत हो जाएगी। तो सीक्वेंस जरूर बता के आना एग्जाम के अंदर। और लास्ट वाले डायग्राम में अगर मैंने ऐसा नहीं बनाया है तो आप जरूर बना के आना। हम यहां से स्टार्ट होके इधर चल रहे हैं, तो सीक्वेंस आपको जरूर दिखा के एग्जाम में आनी ही पड़ेगी। बात समझ में आ गई? तो आप आराम से उसको उतारो, आगे काम आपका है। सॉल्यूशन इसका पूरा आपको नोट्स में मिल जाएगा जब आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। अब प्रैक्टिस आपको करनी है और खुद सवाल करना है आपको ये, ठीक है। फटाफट लिखो, डन का कमेंट करो, फिर मैं आगे चलता हूं। सवाल इतना सिंपल है, अब नहीं करोगे ना तो कुछ भी नहीं होगा आपसे। अगर ये सवाल नहीं हुआ तो ये मान के चलो कि फिर कुछ भी नहीं होगा। बस इसमें क्या है कि थोड़ी कैलकुलेशन दिख रही होगी आपको कि भाई इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। बस वही वाली बात है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं करना। 12th क्लास का सबसे लो ग्रेड जो इंटीग्रेशन आता है ना, वो काम आएगा इसके अंदर। साइन का कोस, कोस का साइन, अब ये भी नहीं आता कि आपको। बस केवल सिस्टमेटिक तरीके से वैल्यू को रखना है आपको, बस काम खत्म। उसके अलावा कुछ भी नहीं करना। नहीं होता है कोई बात नहीं, नोट्स में सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब कर लेते हो तो फिर मजा आ जाएगा आपको। हाँ भाई दिशांत, बिल्कुल पिछले लेक्चर में भी सेम एज इट इज किया था। और दिशांत कह रहे हैं कि सर डेल को डी बोलते हैं। अरे वो तो बात बराबर ही है, डेल्टा एक्स बोल दो, डी एक्स बोल दो, बात बराबर ही है। अरे डेल्टा बोल दो चाहे डी एक्स बोल दो, दोनों सेम ही बातें हैं। वो ऑपरेटर वाली कहानी में सीखेंगे कि भैया डेल और डी एक्स क्या है, ठीक है। दोनों ही शो करते हैं चेंज को, परिवर्तन को शो करते हैं, ठीक है। बस वो वाली बात है, ठीक है। वैसे बोलेंगे तो इसको डी एक्स ही बोलेंगे, ठीक है। इसको बोलेंगे डी एक्स। कहानी शुरुआत वहीं से होती है, डेल से। कि भाई डेल क्या होगा, एक ऐसा ऑपरेटर है, एक संकारक है, जो कि फिजिक्स में पढ़ते हैं। क्वांटम फिजिक्स में जो नेक्स्ट चैप्टर आपका आएगा ना, ये वो जो अपना चल रहा है अभी चैप्टर, उस चैप्टर में अगला चैप्टर ऑपरेटर ही आएगा, संकारक। वहां पढ़ेंगे डेल वाली कहानी को, ठीक है। डेल क्या है, एक ऑपरेटर है जो कि चेंज ऑफ रेट, परिवर्तन को बताता है। अब परिवर्तन किसी में भी हो, डायरेक्शन में हो, मोमेंटम में हो, टाइम में हो, ठीक है, वेलोसिटी में हो, किसी में भी हो, मतलब चेंज को शो करेगा, ठीक है। इसको लिखो फटाफट, लिख लेना, सवाल को कर लेना। नहीं होता है तो समझ लेना फिर एग्जाम में आपसे कुछ भी नहीं होगा। नेक्स्ट सवाल आ रहा है भैया, वेट करो अभी। शानदार सवाल है अगला वाला भी, मस्त मजा आएगा। सारे सवाल एग्जाम के दृष्टिकोण से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एक भी मत छोड़ के चल जाना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी।
हाँ भाई, लिख लिया आपने। चलो, अब मैं आगे चलता हूँ। ठीक है। अब एक सवाल लिखता हूँ, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, वो भी एग्जाम के दृष्टिकोण से। बहुत ही शानदार सवाल। ये भी शानदार जानदार सवाल है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। हाँ भाई, अब लिखते हैं सवाल अगला। सुनो भाई, बहुत ही अच्छा सवाल है। एग्जाम्पल आपके सामने लिख रहा हूं मैं। एग्जाम्पल है जेड बराबर 0। आप खुद भी कर सकते हो, बहुत ही इजी सवाल है लेकिन इंपॉर्टेंट है। जेड बराबर 0 से जेड बराबर 4 प्लस में 2 आयोटा तक समाकलन समाकलन इंटीग्रेशन सी और जेड बार। अब देखो यहां पर बच्चे थोड़ा सा मात खा जाएंगे। का मान ज्ञात करो। का मान ज्ञात करो जहां सी वक्र निम्न प्रकार दिया गया हो। जहां सी वक्र निम्न प्रकार दिया गया हो। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे आराम से, ई वैल्यूट इंटीग्रेशन सी जेड बार डी जेड फ्रॉम जेड बराबर 0 टू जेड इज इक्वल टू 4 प्लस में 2 आयोटा अलोंग दी कर्व along the curve C given by along the curve C given by। अब क्या दे रखा है आपको, दो सवाल दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जहां पे आपको z बराबर क्या दे रखा है, टी स्क्वायर प्लस में आयोटा टी, और सेकंड आपको दे रखा है एक और z का मान, और यहां पर z का मान नहीं दे रखा, यहां पर मान चेंज कर दिया कि भाई यहाँ पे z बराबर टी स्क्वायर प्लस में आयोटा टी है, लेकिन यहां पे क्या बोला है आपसे कि z बराबर 0 से जेड बराबर 2 आयोटा तक रेखा, और इसके बाद रेखा और उसके बाद जेड बराबर 2 आयोटा से जेड बराबर 4 प्लस में 2 आयोटा तक
तक रेखा, मतलब ये आपको दे रखा है, एक वैल्यू दे रखी है आपको कि जेड बराबर, मतलब आपका जेड का फंक्शन तो ये रहेगा जेड बराबर टी स्क्वायर प्लस में आयोटा टी, और ये आपका रहेगा फॉर्मूला इंटीग्रेशन जेड बार डॉट में डी जेड। अब करना क्या है, आपको लिमिट का जो मान है ना, पहली बार तो कहां से कहां लेना है, जेड बराबर 0 से जेड बराबर 4 प्लस का 2 आयोटा। सेकंड आपको क्या बोल दिया कि यहां पर जो लिमिट है ना आप चेंज कर दो, और जेड बराबर 0 से जेड बराबर 2 आयोटा, फिर उसके बाद जेड बराबर 2 आयोटा से 4 प्लस में 2 आयोटा तक पहुंचो आप। अब देख लेना वो तो कैसा सवाल होगा, इंग्लिश मीडियम में लिख देता हूं मैं। इंटरेस्टिंग सवाल है वैसे तो, बहुत ही ज्यादा। 4 नंबर में आ चुका है सवाल। द लाइन फ्रॉम z बराबर 0 टू z बराबर 2 आयोटा एंड देन द लाइन फ्रॉम 2 आयोटा टू 4 प्लस 2 आयोटा। मतलब आपका ये जो सवाल है इतना इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर में आ चुका है, आ भी सकता है, आपके दिमाग की जो नसें हैं उनको खोलेगा ये सवाल। एक बार लिखो सवाल को, फिर एक्सप्लेन करता हूं मैं क्या है क्या नहीं है इसके अंदर। पहला सवाल क्या है, दूसरा क्या है, उसके बाद क्या करेंगे, वो सब कुछ लिखेंगे अपन आराम से। हाँ भाई, तो यहाँ पे डन कर दिया है, सभी ने लिख लिया है, प्रियंका, प्रियंका मीणा 2 बार डन कर दिया है। चलो भाई प्रियंका की भी सुन लेते हैं, है ना। अब सुनो भाई मेरे प्यारे बच्चों, ये सवाल आपको थोड़ा तंग कर सकता है। सवाल में क्या है आपने पढ़ लिया होगा वैसे तो, ठीक है। अब एक काम करता हूं, अगर इस सवाल को मैं नॉर्मली समझा दूं यहीं नीचे तो अच्छा रहेगा ना, पहले ये सवाल पूरा लिखा भी रहे यहाँ पे और मैं थोड़ा समझा भी दूं। कुछ नहीं है प्यारे बच्चों, स्टेप नंबर जो आपका फर्स्ट है ना, स्टेप नंबर फर्स्ट के अंदर है, आपको क्या करना है कि जो आपका z बराबर 4 प्लस का 2 आयोटा और z बराबर 0, मतलब ये आपको दे रखा है एक तरीके से लेंथ दे रखी है कि z बराबर 0 से लेकर z बराबर 2 प्लस में 4 आयोटा, यही तो है। नहीं उल्टा लिख दिया, 4 प्लस में 2 आयोटा। तो यहां पर z बराबर 4 प्लस का 2 आयोटा। अब सुनो मेरी बात, ये तो दे रखा है आपको पाथ, आपको रास्ता दे रखा है, सुनना,
उसके बाद आपसे क्या बोला है कि इंटीग्रेशन जेड बार डॉट में डीजेड। अब जेड बार डॉट में डीजेड दे रखा है आपको, लेकिन पर्सनली पहले सवाल में आपको क्या दे रखा है कि जेड का मान भी दे रखा है आपको। जेड का मान है आपके पास में टी स्क्वायर प्लस में आयोटा टी। लेकिन अगर मैं केस नंबर यानी कि स्टेप नंबर सेकंड की बात करूं, तो स्टेप नंबर सेकंड में क्या कहा आपसे कि बेटा एक काम कर, ये पैसे ले जा और घर से निकल फटाफट से, और स्कूल की तरफ से होता हुआ सब्जी मंडी चल जाना, वहां से सामान ले आना, ठीक है, फिर वहां से आ जाना। अब आप सोच रहे हो ये कौन सी रामायण बता रहा हूं मैं? रामायण ये है कि यहां पर जेड प्लस का जो आई, ये हमारे पास में स्टेप नंबर फर्स्ट में अपन ने किया था, यहां पर जो रास्ता था आपका, मतलब मैं घर से सीधा सब्जी मंडी गया और वापस से आ गया सामान लेके। लेकिन इस बार क्या है कि मेरी आइसक्रीम खाने की इच्छा हो गई, तो मैंने क्या करा, मैं जेड बराबर जीरो से पहले तो कहाँ जाऊंगा, जेड बराबर टू आयोटा के पास, फिर मैं आइसक्रीम खा के उसके बाद फिर जेड बराबर टू आयोटा से फिर मैं जाऊंगा सब्जी मंडी, कहाँ, ये रही जेड बराबर फोर प्लस में टू आयोटा, और फिर मैं वापस घर जाऊंगा। ये वाली बात है, मतलब स्टेप नंबर सेकंड में आपके एक दो और तीन रास्ते बन गए, और इंपॉर्टेंट बनाता है आपके सवाल को, ये वाला पॉइंट बनाता है इंपॉर्टेंट। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आपको आया या नहीं आया, पहले तो आप ये बताओ। समझ में आ गया होगा मेरे सब सवाल, को दिक्कत नहीं है किसी को भी? अब अगर समझ में आ गया है तो भाई काम ही खत्म हो गया हमारा। और याद रखना स्टेप नंबर सेकंड में आपका जेड का जो मान है वो ये नहीं रहेगा, जेड का मान रहेगा आपका यही वाला। अब थोड़ा बहुत क्या है कि मैंने आपको बता दिया है, आपके माइंड में कुछ ना कुछ तो क्लियर हो गया होगा, ज्यादा नहीं तो इतना क्लियर हो गया होगा कि जो रास्ता वाली बात है ना, घर से सीधा सब्जी मंडी गया मैं, और यहाँ पे क्या हुआ, मैं बीच में आइसक्रीम खाने चला गया, फिर आपको पता है बीच में और भी कोई चीजें आती हैं, वहां चला गया था मैं, ठीक है। रास्ते वाली बात समझ में आ जानी चाहिए, उसके बाद में तो कुछ भी नहीं है सवाल के अंदर, ठीक है। अब इसको मिटा रहा हूं, देखो मैं। सवाल को एकदम इजी वे में सीखना है, कितना भी हार्ड सवाल होगा, हम बैठे हैं समझाने के लिए आपको, एकदम समझाएंगे इजी तरीके से, आपको लगेगा भी नहीं कि हम इतना इजी तरीके से समझा सकते हैं, ठीक है। इसको मिटा रहा हूं मैं, सवाल तुम्हें देखना पड़ेगा वापस, देख लेंगे क्या फर्क पड़ता है। जेड बराबर टी स्क्वायर प्लस में आयोटा टी। अब सुनो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ना, मतलब यहां पे मैं आंसर लिखूंगा पहले फर्स्ट वाले का। आपको क्या दिया गया है, आपको गिवन है पहले वाले सवाल के लिए कि आपको जेड बराबर दिया रखा था टी स्क्वायर प्लस में आयोटा टी। मैं एक बार चेक भी कर लेता हूं, सही है, जेड बराबर दे रखा है आपको टी स्क्वायर प्लस में आयोटा टी दे रखा है, ठीक है। उसके बाद आपसे क्या बोला है, उसके अलावा आपसे एक बात और बोलिए कि इंटीग्रेशन हमारे पास में क्या है भैया, जेड बार डॉट में डी जेड है, ये भी आपसे बोला गया है, ठीक है। इसके अलावा भी आपसे क्या बोला गया है कि यहाँ पे जेड बराबर जीरो और जेड बराबर फोर प्लस का टू आयोटा है, ठीक है। तो ये भी आपका जो पाथ है, आपका जो पथ है, आपका जो पाथ है, रास्ता है, कुछ भी कह लो, जो आपकी मर्जी हो, वो आपको दे रखा है जेड बराबर जीरो से लेकर जेड बराबर फोर प्लस में टू आयोटा। बताओ इतनी बात गिवन है कि नहीं है इसके अंदर? अब मैं क्या करूंगा, मैं तो सिंपल सी बात जानता हूं, आई बराबर इंटीग्रेशन सी और एफ जेड और डी जेड मैं जानता हूं। अब मुझे पता है कि हमारे पास में जो जेड बार डॉट में डी जेड मेरे पास में है, ठीक है, जेड बार डॉट में डी जेड मेरे पास में है सी। अब आपको पता है कि मुझे यहाँ पे जेड का मान भी दे रखा है, अगर मैं यहाँ पे जेड के मान से जेड बार का मान निकालता हूं, तो प्यारे बच्चों आपको भली भांति ही पता है कि जेड बार में क्या करते हैं, सेम वैल्यू रहती है, लेकिन जहां पे आयोटा होगा ना, वहां पे माइनस का आयोटा मैं चिपका दूंगा फटाफट से, ठीक है। तो ये क्या बन गया, जेड बार बराबर टी स्क्वायर माइनस का आयोटा टी, फटाफट वहां पे मान रख दो। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन सी, जेड बार का मान क्या है बताओ फटाफट से, मेरे पास में है टी स्क्वायर माइनस का आयोटा टी। जैसे जैसे मेरे पास प्रॉब्लम आती जाएगी वैसे वैसे मैं उसका सोल्यूशन करता हुआ जाऊंगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, अगली प्रॉब्लम क्या आ गई मेरे पास में कि मैंने यहाँ पे टी स्क्वायर माइनस का आयोटा टी मैंने मान तो रख दिया जेड बार का मान, लेकिन डी जेड का मान, अब सुनो,
यहां पर हमें डी जेड का जो मान है वो भी निकालना पड़ेगा। अब कैसे निकालेंगे, सुनो। ये समीकरण नंबर जो आपको एक दे रखा है, इस समीकरण नंबर एक का मैं टी के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करता हूं। तो जैसे मैं करता हूं, यहां पे देखो, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू टी। अगर मैं टी के रेस्पेक्ट में करूंगा तो क्या होगा, देखो, डी जेड अपॉन में डी टी बराबर। अब यहां पर डी जेड अपॉन डी टी मैंने किया तो क्या होगा, देखो, टी स्क्वायर का 2t और प्लस में टी का 1 हो गया और प्लस में आयोटा आ जाएगा। तो ये क्या हो गया मेरे पास में डी जेड। अगर मैं यहां पे डी टी को इधर ले जाऊं तो मेरे पास में डी जेड बराबर आ जाएगा 2t प्लस में आयोटा डी टी आ जाएगा मेरे पास। तो मैं क्या करूं यार, मैं तो मजबूर हूं, मैं यहां पर सिंपल मान रख दूंगा 2t प्लस में आयोटा टी, ये मैंने मान रख दिया। अब सबसे बड़ी समस्या जहां पर 99% बच्चे फेल हो जाते हैं, वो क्या करते हैं कि यहां पर जो सी लिखा हुआ है ना, उस सी को ही छोड़ देते हैं लिखे हुए। भाई इसको तो रख देता हूं मैं यार, चुन्नी को रख देता हूं साइड में। भाई जो हमारे पास सी था ना, उस सी को ही लिखा हुआ छोड़ देते हैं और वो यहां पर लिमिट को लिखते ही नहीं है। अब आप सोचो, आपको रास्ता दे रखा है, आपको बता रखा है ऑन पेपर कि आप घर से सब्जी मंडी गए थे सब्जी लेने, लेकिन यहां पे तो आपने दिखा ही नहीं रखा। यहां पर ये तो ये शो कर रहा है कि आप कहीं गए ही नहीं थे। तो क्या करना पड़ेगा आपको, सुनो। आपको क्या दे रखा है, देखो, जेड बराबर 0 दे रखा है, लेकिन आपको पता है जेड बराबर 0 दे रखा है, लेकिन मुझे जो वैल्यू चाहिए वो मुझे चाहिए टी की फॉर्म में, क्योंकि सारी जो वैल्यू है वो टी की फॉर्म में है, तो मुझे लिमिट भी टी की फॉर्म में निकालनी पड़ेगी। ठीक है, आपको दे रखा है जेड बराबर 0 और जेड बराबर दे रखा है आपको, बताओ क्या दे रखा है, कहां दे रखा है भैया, ये रहा 4 प्लस में 2 आयोटा। अब देखो कैसे निकालना है, आपको कुछ नहीं करना, आपको करना है कंपेयर। ये बिल्कुल बॉक्स बना के लिख रहा हूं मैं आराम से। प्यारे बच्चों, मुझे बात बताओ, यहाँ पे z बराबर आपको फंक्शन क्या दे रखा था, टी स्क्वायर प्लस में दे रखा है आपको आयोटा टी दे रखा है। अगर मैं यहां पर z बराबर 0 से कंपेयर करवाऊंगा तो टी का मान मुझे 0 ही मिलने वाला है, आप देख लो। भाई यहां पर z बराबर 0 नहीं लिखा हुआ, यहां पे लिखा हुआ है z बराबर 0 प्लस में आयोटा डॉट में 0। अब आप देख लो, टी बराबर भी 0 है, यहां पे भी टी बराबर 0 है, तो टी का मान क्या आ गया मेरे पास, 0 निकल के आ गया है। ठीक है, उसके बाद आप यहां पे सेकंड, ये तो हमारे पास में लोअर लिमिट आ गई। लोअर लिमिट कितनी आ गई, 0। अपर लिमिट कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से, यहां पे इन दोनों कंपेयर करवाओ। टी स्क्वायर बराबर क्या है, 4, और टी का मान कितना आ जाएगा हमारे पास में, 2। आप देख लो, टी बराबर 2 आयोटा टी, कंपेयर करवा के देख लो, आपको टी का मान आ गया 0 और 2 आ गया। अब बताओ, अब आगे मुझे करने की रिक्वायरमेंट है कि नहीं है, मुझे बताओ। और देखो हमने यहाँ पे गलती करी है, 2t प्लस में आयोटा लिखा तो है, लेकिन हमने यहां पर मल्टीप्लाई में जो है ना वो dt लगाना भूल गए, और यहां पर ये i80 अपन ने फालतू लगा रखा है। वहां पे क्या है, देखो, dz का मान क्या है, 2t प्लस में आयोटा है, यहाँ पे क्या है, dt है। अब आपस में मल्टीप्लाई करो, कटो मरो, कुछ भी करो, अब आपका काम हो चुका है 100%। देखो i बराबर इंटीग्रेशन, और ये आपका जेड बा भैया आवाज गई, आवाज गई ये आपका dz हो गया, 0 से लेकर वो आपका 2 हो गया, इंटीग्रेशन करा। अब यहाँ पे देखो 0 से लेकर 2, सोल्व करोगे, आपस में मल्टीप्लाई कर लो, ये कितना आ जाएगा हमारे पास में, 2t की पावर 3 आ जाएगा, माइनस का, इससे मल्टीप्लाई करो, इसको कर दोगे तो आयोटा हमारे पास टी स्क्वायर आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का आयोटा और टी स्क्वायर, और 2 भी तो रहेगा साथ के साथ। ठीक है, उसके बाद मैं बात करता हूँ यहाँ पर प्लस में आयोटा स्क्वायर माइनस का प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा टी। अब इसका कर दोगे आप डी टी के रेस्पेक्ट में। अब मुझे लगता है आप इतने कमजोर तो नहीं हो कि इसका इंटीग्रेशन आपसे नहीं हो पाएगा। अब क्या करोगे, देखो यहाँ पर टी क्यू का क्या हो जाएगा, टी की पावर 4 अपॉन में 4 और ऊपर 2 है ही, माइनस का ये आयोटा तो ऐसे कैसे रह ही जाएगा। ठीक है, और अगर आप आयोटा कॉमन लेना भी चाहो तो ले सकते हो, दोनों के अंदर आयोटा बाहर कॉमन ले लिया मैंने। टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, टी क्यूब अपॉन में 3 हो जाएगा, और प्लस में यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में टी क्यूब अपॉन में आ जाएगा अपने पास 3, और यहाँ पे प्लस में टी स्क्वायर बाई में 2 भी आ जाएगा। अब करना कुछ नहीं है, 0 से लेकर 2 आपको लिमिट लगानी है और आगे सोल्व कर लेना। यहाँ पे 2 रखना है, 2 रख के सोल्व कर लो, 0 को तो करना ही नहीं है,
तो 2 रख के सोल्व करना ना, जो भी आंसर आएगा आपके सामने है। तो प्यारे बच्चों, समझने वाली बात इसमें क्या थी? इसमें 2 बातें थी। पहली बात तो ये थी कि आपको ये ध्यान में रखना है कि सबसे पहले करना कैसे है। आपने देखा कि मुझे जेड का मान दे रखा है, जेड बार निकाला, ठीक है, dz का मान मैंने निकाल लिया। अब बात यहाँ पे आ रही थी कि यहाँ पे टी की फॉर्म में काम करना पड़ेगा। अब टी की फॉर्म में काम करेंगे तो मुझे लिमिट भी टी की फॉर्म में निकालनी पड़ेगी। काम करना बहुत आसान है। मैं क्या कह रहा हूं, अगर काम करना बहुत आसान है, जैसे सोच लिया आपने कि आज मुझे सारे दिन भर में मतलब बहुत सारे काम करने हैं। जैसे आपने कुछ भी कर लिया हो, जैसे कुछ काम करना हो, राइटिंग हो, या फिर आप कहीं घूमने भी जा रहे हो, या फिर कुछ साफ सफाई कर रहे हो, कपड़े धोने हैं। काम करना आसान है, लेकिन काम को सोचना, आपके दिमाग में एक होते हैं ना कि इमेज सेट हो गई। अगर आपने सोच लिया कि नहीं कर लेंगे अपन, तो कर लोगे आप। अब क्या करना था, अब सपोज करो इसमें मुझे पता है 99% बच्चे जो है ना इस लिमिट को नहीं निकाल पाते। अब बाकी मुझे बताओ लिमिट में क्या है। जेड बराबर दे रखा है, जेड बराबर दे रखा है, जेड का ये वैल्यू फंक्शन है, कंपेयर करवा दिया आपने। आपका टी बराबर 0 आ गया, टी बराबर 2 आ गया, मैंने मान रख दिया, फटाफट आंसर आ गया आपके सामने। बताओ, तो मुझे लगता नहीं है कि सवाल में कोई दिक्कत है। सवाल एकदम सिंपल है। अब देख लो, आपकी इच्छा है, आपको कुछ लगता है डाउट, दिक्कत, प्रॉब्लम, तो बता सकते हो यहाँ पे। और मुझे पता है जैसे ही क्लास से 1 घंटे के ऊपर चल जाती है बच्चे कम हो जाते हैं। थोड़ा जल्दी करना, थोड़ा सा जल्दी। अगर थोड़ा जल्दी कर लोगे ना तो क्या होगा कि वो अगला सवाल जो है वो भी मैं करवा दूंगा आपको। अगला सवाल जो है वो भी मैं करवा दूंगा ताकि थोड़ा सा अच्छा हो जाए काम। फटाफट से नोट डाउन करेंगे, कुछ भी नहीं है, 1 नंबर का सवाल है, कचरा सवाल है। लेकिन वही तो बात है ना, कचरा ही सोना होता है भैया। तो ये टी का जो है ना ये फॉर्मूला, ये मतलब ये लिमिट वाला फॉर्मूला, मतलब देखो कितना सिंपल वे में मैंने आपको सिखाने की कोशिश करी है। अब कई बच्चे अभी भी कह देंगे गुरुजी हमें तो समझ में नहीं आया, ठीक है। तो फिर देखो अभी भी समझ में नहीं बैठा तो देखो फिर उसका तो इलाज मेरे पास भी नहीं है, उसका तो इलाज मेरे पास भी नहीं है। अब मैं कुछ भी नहीं कह पाऊंगा लेकिन उस बारे में। कर लिया सवाल। इसका अगला जो सवाल है वो मैं इतना सिंपल वे में समझाऊंगा ना आपको, आप ये कहोगे गुरुजी अगला सवाल जो सबसे डिफिकल्ट मुझे लग रहा था ना, सबसे सिंपल सवाल तो वही है। अब बताओ, अब इतना अच्छा टीचर आपको कहाँ मिलेगा? ये तो भाई खुद की तारीफ हो गई। हाँ भाई, मजा आ जाना चाहिए फटाफट से, ठीक है। मेरा मकसद यही है कि आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दूं। बाकी सभी को सेटिस्फाई करना पॉसिबल ही नहीं हो पाता है। सेक्रीफाइस, अब आप बताओ, आप इतने एक्सपीरियंस तो हो गए हो, मेच्योर हो गए हो कि मियाँ बीवी की जो कहानी है, मतलब पति पत्नी वाली कहानी, अब आपने जनरली सुना होगा कि अगर आपको अपना रिलेशनशिप अच्छा चलाना है तो दोनों को सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। ऐसा तो है नहीं कि भाई
पति पत्नी की मानो, ये पति की मानो। बड़े बड़े विद्वानों ने कहा है कि दोनों को सेक्रीफाइस करके चलना पड़ेगा। तो देखो सेक्रीफाइस वही बात है, सेक्रीफाइस तो आपको भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब मैं मिटा रहा हूँ इसको, है ना, आपने उतार लिया होगा। वैसे तो देखो अपने एप्लीकेशन फीचर है, पीछे भी कर सकते हो आप क्लास को, जब तक क्लास खत्म नहीं होती तब तक पीछे ले सकते हो, कर सकते हो क्लास को, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा फंक्शन है। हाँ भाई, तो अब यहां पर देखना भाई, सेकंड जो सवाल था ना, अब उसको मैं लिखूं क्या एक बार? अगर मैं सेकंड सवाल को लिखने की कोशिश करूं तो सवाल क्या था बताओ, सुनना मेरी बात। बहुत ही सिंपल सवाल था। सेकंड जो सवाल था ना आपका, मैं करूंगा नहीं पूरा, आप खुद करोगे सवाल को आंसर। देखो सेकंड सवाल में ये कह रहा था कि आपका जो फंक्शन है, यानी कि जो गिवन है आपको, वो गिवन तो यही है कि जो आपका इंटीग्रेशन जेड बार डॉट में डी जेड, जेड का मान यही रहेगा, बदलेगा नहीं, ठीक है। इसके अलावा जो आपको पाथ दिया हुआ था, रास्ता दिया हुआ था, वो क्या था कि मैं सबसे पहले जेड बराबर कहाँ जाऊंगा, मतलब जेड बराबर 0 से मैं सबसे पहले कहाँ जाऊंगा, मैं देख लेता हूँ एक बार, एक मिनट रुको। हाँ भाई, जेड बराबर 0 से मैं जाऊंगा जेड बराबर 2 आयोटा के पास जाऊंगा, फिर 2 आयोटा के पास से मैं कहाँ जाऊंगा, जेड बराबर 4 प्लस में 2 आयोटा के पास जाऊंगा। तो ये पाथ जो है ना, ये कंफ्यूज करेगा आपको, बाकी सवाल एकदम कचरा है। एक बार मैं समझा दूंगा, आप कहोगे गुरुजी ऐसा तो हमने आज तक ही नहीं पढ़ा था। ठीक है, अब अगर आप थोड़ा दिमाग लगा के सोचो तो ध्यान से सुनना भाई, ध्यान से सुनना प्यारे बच्चों। कुछ नहीं है, आपको 3 पॉइंट दे रखे हैं। एक तो पॉइंट आपका है जेड बराबर 0। अगर मैं यहां पर सभी वैल्यूज को, देखो जेड बराबर क्या होता है, एक्स प्लस का आयोटा वाई, अगर मैं जितनी भी वैल्यूज हैं सभी वैल्यू को जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई से कंपेयर करूं तो पूरा मामला एकदम क्लियर हो जाएगा। जेड बराबर 0 का आप कंपेयर करोगे तो जेड बराबर 0 का मतलब क्या होता है, देखो 0 प्लस में आयोटा 0, यही तो होता है, मतलब एक्स बराबर 0 और वाई बराबर 0, यही तो पॉइंट है। ये आपका पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, जेड बराबर में लिखा हुआ है 2 आयोटा, इसको अगर मैं सही लिखूं तो जेड बराबर लिख सकता हूं 0 प्लस में 2 आयोटा। कहने का मतलब क्या हुआ कि एक्स बराबर आपका 0 है, वाई बराबर आपका 2 है। अब यहां पर आप खुद सोच सकते हो कि ये वैल्यू जो है आपने लिख ली है। तीसरी है, जेड बराबर क्या है हमारे पास, 4 प्लस में 2 आयोटा है। एक्स का मान आपको साफ साफ दिख रहा है 4 है, और वाई का जो मान आपको दिख रहा है साफ साफ 2 है। अब मुझे बताओ, ये काम है दूसरी क्लास का बच्चा कर सकता है। अगर मैं यहां पर इसको ग्राफ में शो करना चाहूं तो ग्राफ में कैसे शो करूंगा, देखो पहले मेरी गाड़ी कहां पर थी, 0,0 पर, उसके बाद मेरी गाड़ी कहां पे चली, एक्स बराबर 0 वाई बराबर 2। अब एक्स 0 कहाँ पे होगा, वाई एक्स पे होगा, तो ये जो आपका कोऑर्डिनेट आएगा 0 कोमा आ जाएगा 2 आ जाएगा। उसके बाद मेरी गाड़ी कहाँ चली, एक्स में 4, तो एक्स में 4 चलूंगा मैं, यहाँ पर आ गया मैं, और वाई में 2, तो वाई में 2 है ही, तो ये रहा 4,2। तो मेरी गाड़ी कहाँ चली, मेरी गाड़ी पहले चली, मान लो कि ये ओ है, ये आपका ए हो गया और ये आपका बी हो गया, तो मेरी गाड़ी चली इस प्रकार, ओ ए बी। आप इसको बंद भी कर दो, ऐसे अच्छा लगेगा। बाकी अपन को काम किस किस से है, आपका जो पाथ निकल के आएगा, आपका जो रास्ता निकल के आएगा, वो है 0 से लेकर ए, और 0 से लेकर ए में आपको पता है क्या क्या कहानी बन रही है, आप खुद बताओ। 0 से लेकर ए में एक्स तो क्या है, 0 है, वाई जो है वो क्या है, 0 से लेकर 2 है। बात समझ में आ गई, मतलब डेल्टा एक्स का मान क्या रहेगा, 0 रहेगा। अगला पाथ क्या है आपका, ए से लेकर क्या है, आपका बी है, जिसमें आपका एक्स क्या है भैया, एक्स देखो 0 से लेकर 4 है, तो 0 से लेकर 4 इसमें बदला हुआ है। वाई आपका फिक्स है, 2 है, तो डेल्टा वाई कितना हो जाएगा हमारे पास में, 0 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों बताओ, पाथ निकाल दे कि नहीं निकाला मैंने डायग्राम के माध्यम से, डायग्राम समझ में आपको आ ही गया है। करना कुछ नहीं है, अब करना क्या था भैया, सुनो ध्यान से। करना ये था कि इंटीग्रेशन, ठीक है, और लिमिट आपने निकालनी है। अब आपको पता है हमें क्या करना है, देखो ओ ए बी,
और जेड बार डॉट में डी जेड, इस वाले पाथ का इंटीग्रेशन करना है। मैंने क्या करा, इस पाथ को तोड़ दिया। जेड बार डॉट में डी जेड, एक तो लिख दिया ओ ए, प्लस में एक लिख दिया मैंने ए बी, और जेड बार डॉट में डी जेड। अब आपको पता है कि यहां पर ओ ए का मान कितना है, देखो ओ ए में आप देखो वाई वेरिएबल है, तो 0 से लेकर 2, जेड बार डॉट में डी जेड, और प्लस में ए बी में देखो आप एक बार, यहाँ पे 0 से लेकर 4, 0 से लेकर 4, और जेड बार डॉट में डी जेड। पूरा सवाल आपका सोल्व हो चुका है। अब करना क्या है, आपको जेड बार का मान रखना है। एक्स प्लस आयोटा वाई क्या होता है, ये हो गया। जेड बार क्या होता है हमारे पास, एक्स माइनस का आयोटा वाई होता है। और उसके अलावा क्या चाहिए आपको, डेल्टा जेड चाहिए। तो यहाँ पर आपको डेल्टा नहीं डी एक्स, बात बराबर ये डी एक्स बराबर चाहिए आपको, डी एक्स नहीं डी जेड बराबर यार, डी जेड बराबर कितना आएगा, डेल्टा एक्स प्लस में आयोटा डेल्टा वाई। तीनों का मान आप रखो फटाफट से, कहाँ पर, इसके अंदर। बाकी लिमिट का जो काम मैंने कर दिया। प्यारे बच्चों, मैं समझता हूँ एक टीचर हूँ मैं, मुझे पता है कि जब लंबी क्लास होगी तो लास्ट टाइम पे आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है, मुझे पता है, ठीक है। और ये सवाल मैं फटाफट करवा रहा हूँ, जल्दी करवा रहा हूँ, तो आपको शायद ही कम समझ में आ रहा होगा। लेकिन अगर आप 1 मिनट के लिए अपने दिमाग को रिफ्रेश कर लें, पूरा सवाल आपके दिमाग में ऐसे छाप दूंगा मैं। आ जाओ फटाफट, इधर आओ, फटाफट इधर आओ। प्यारे बच्चों, क्या दिया था, जेड बार डी जेड। मेरे को पाथ क्या दिया था, मैं घर से आइसक्रीम खाने निकला, अरे किसी लड़की से मैंने निकल गया, बात बराबर है ना। जेड बराबर बीच में मैंने बंक मार लिया, मुझे जाना सब्जी मंडी था, मैं यहाँ से यहाँ गया, यहाँ गया, मतलब मैं 3 जगहों पर जाके गया। तो मेरे पास जो पाथ आएगा वो 3 जगहों का आएगा। मैं यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया। अगर मुझे टोटल ओ ए बी पाथ निकालना है, ओ ए बी, तो मुझे ओ ए और प्लस में ए बी कर दूंगा, तो मेरे पास कंप्लीट बन जाएगा ना। डायरेक्ट इंटीग्रेशन निकालना पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए मैंने उसको टुकड़ों में तोड़ दिया। अब टुकड़ों में तोड़ दिया, काम खत्म, ठीक है। अब आप इसको निकाल सकते हो आराम से। और जेड का मान आप जानते हो, एक्स प्लस का आयोटा वाई, जेड बार का मान आपके पास में है। अब कई बच्चे कंफ्यूज यहाँ पे ये भी होंगे कि सर जेड बराबर जो टी स्क्वायर प्लस में आयोटा टी वाली वैल्यू थी उसका क्या करें। अरे वो सवाल नंबर फर्स्ट था, क्वेश्चन नंबर सेकंड में उसका कोई काम नहीं है, वो बिल्कुल अलग है। तो अब आप बताओ, आप इसको खुद कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ ज़्यादा ब्लैक एंड व्हाइट नहीं दिख रहा आपको, ये ऑटोमेटिक यहाँ पे कुछ सेटिंग हो गई जिसमें आपको मैं ब्लैक एंड व्हाइट दिख रहा हूँ, मुझे लगता है ऐसा। अब थोड़ा सही है मेरे हिसाब से ना। बाकी अरे मैं तो कैसा भी दिखूं, ठीक है। बाकी ये है कि आप जो पीछे लिख रहे हो ना, बस वो अच्छा दिखना चाहिए, और बाकी और उससे कोई मतलब नहीं है कि मैं कैसा भी दिख रहा हूँ, उससे अपना कोई काम नहीं है। पीछे जो लिखा हुआ है वो साफ दिखना चाहिए। बाकी सारे बच्चे एक बार कमेंट करके बताओ, सवाल आपके दिमाग में छपा कि नहीं छपा। कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल सवाल है। आपका माइंड सेट एकदम क्लियर रहेगा तो सवाल में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। अगर मैं 1.5 घंटे आपको पढ़ा सकता हूँ, आप केवल 1.5 घंटे पढ़ोगे। आपके दिमाग के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। सपोज करो मैं 1.5 घंटे की फर्स्ट ईयर की, सेकेंड ईयर की, थर्ड ईयर की 3 क्लास और एक फिजिक्स की क्लास, 4 क्लास हो गई मेरी, ठीक है। उसके अलावा मेरे को भी मैटर जो है प्रिपेयर करना पड़ता है आपके लिए। तो सोचो मैं भी कम से कम 15 घंटे पढ़ रहा हूँ, 10 से 15 घंटे। आपको केवल 1.5 घंटे निकालना है, मात्र 1.5 घंटे निकालना है आपको। और वो भी आपसे नहीं निकलते हैं तो शायद फिर आप कह रहे हो ना मेहनत कर रहे हैं, बेकार है कहना, मेहनत आप कर ही नहीं रहे हो, ठीक है। तो 1.5 घंटे पेशेंस के साथ में क्लास लिया करो भाई। अगर आप यूपीएससी आरएस लेवल की तैयारी करने की सोच रहे हो तो वहां पर तो क्लासेस 4-4 घंटे लगातार चलती हैं। फिर क्या करोगे, अभी से हैबिट बनाओ आप, ठीक है। अभी से आपको हैबिट बनानी पड़ेगी। चलो भाई फटाफट उतारो सवाल को, आगे का काम आपको करना है, मैं नहीं करवाऊंगा, मैं पहले कह रहा हूँ। ईमानदारी से अगर सवाल समझ में आ ही गया होगा ना तो आप कर लोगे। और बाकी जो बच्चे कह रहे हैं गुरुजी हमसे तो नहीं होगा, तो फिर भैया अगर आपसे नहीं होगा तो फिर एग्जाम में भी आपसे नहीं होगा तो फिर करने से कोई मतलब ही नहीं है, मत करना फिर आप, ठीक है। मत करना फिर आप। तो अब बताओ भाई, राहुल कह रहे कि सर केमिस्ट्री क्लास का क्या सीन है। अब देखो यार, केमिस्ट्री क्लास के सर जो हैं उनके मैंने नंबर दे दिए हैं आपको, है ना। अब नंबर दे दिए, आप बात कर लो एक बार। अब सीन तो क्या है, अब मैं भी क्या बताऊं आपको, बताओ।
मैं भी कुछ नहीं बोल सकता हूँ, अगर आप डायरेक्ट बोलोगे तभी है। अरे वैसे कोई दिक्कत नहीं है कि मतलब सर बिल्कुल तंदुरुस्त हैं और पढ़ा नहीं रहे जान पूछ कर, नहीं नहीं ऐसा नहीं है कुछ भी। वो तो आपको पता है वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट ही है इस मामले में कि थोड़ा कंटिन्यूसली रहें। अब वो बात है हेल्थ, और जब आप पता है अब आप बीमार होते हो मान लो, तो ऐसा तो है नहीं कि आप तुरंत प्रिपेयर हो जाते हो पढ़ाने के लिए, आपको टाइम तो लगता ही है। चलो भाई, आज के लिए इतना ही। सवाल करके लेके आना है, मैं पहले कह रहा हूँ। क्लास ऐसे चलेगी लंबी लंबी, देखो मजा ही इनमें आता है। अब यार 1 घंटे की क्लास ले ली, एक सवाल भी नहीं हुआ, 2 सवाल भी नहीं हुए कंप्लीट, मतलब क्या है? 3 सवाल करवाए हैं, 4 4 नंबर के सवाल हैं, मजा आ जाएगा देखो। अगर ऐसे पढ़ोगे डेली तो मजा ही आने वाला है, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब आगे सवाल मैं देख रहा हूँ, ऐसे सवाल हैं बिल्कुल, और ऐसे एग्जाम में आते हैं, और डेली अपन ये करवाएंगे बिल्कुल तंदुरुस्त के साथ में। आगे थ्योरम्स भी आएंगी, मजा आएगा थ्योरम्स में भी। और नहीं बड़ी तो है भी, ऐसी बात नहीं है, यूनिट काफ़ी बड़ी है, लेकिन कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा आपको सही समझाएं। ठीक है, चलो भाई, आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं कल।